गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी और मैं हूं राजेंद्र सर। देखिए बच्चों, अपन ने बिजनेस स्टडी क्लास 12th में 2 वीडियो अब तक अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर जो आपका 1 है उसका कोर्स स्टार्ट किया था। तो चैप्टर नंबर 1 है प्रबंध, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। इसके हम 2 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो है और 2 वीडियोज़ में हम जो है अब तक प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषाएं, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, ये 5 टॉपिक अब तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा तीसरा वीडियो है इसमें हम आज का जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, प्रबंध की प्रकृति बहुआयामी है। इसे कोई कला कहता है तो कोई इसे विज्ञान कहता है, कोई इसे प्रोफेशन समझता है, पेशा समझता है, तो कोई इसे जीवन यापन का एक उपाय या कार्य। कुछ इसे एक विलक्षण प्रतिभा मानते हैं तो कुछ अन्य इसे कार्यों की प्रक्रिया मानते हैं। प्रबंध पहले गैर पेशे के रूप में लिया जाता था, अब इसे पेशे के रूप में लिया जाता है। वर्तमान में प्रबंध के स्वभाव या प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, प्रबंध का स्वभाव या प्रबंध की अगर प्रकृति की हम बात करें तो उसके जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है प्रबंध बहुविधा के रूप में, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डिसिप्लिन के रूप में मैनेजमेंट को माना जाता है। प्रबंध कला अथवा विज्ञान के रूप में, प्रबंध एक पेशे के रूप में, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। अब इनके बारे में अपन विस्तार से बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध बहुविधा के रूप में। प्रबंध की प्रकृति बहुविधा या बहुशास्त्र के रूप में मानी जाती है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा विधा कही जाती है, यानी कि ज्ञान की जो भी प्रत्येक स्वतंत्र शाखा है, ब्रांच है, उसे हम विधा कहते हैं। प्रत्येक विधा का अपना उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों का विकास किया जाता है। प्रबंध भी एक स्वतंत्र विधा के रूप में कार्य करता है। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास करने में विभिन्न विधाओं या शास्त्रों जैसे भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यानी कि प्रबंध के अंतर्गत जो है बहुत सारे जो विधाएं हैं, अन्य जो विधाएं हैं, जो अन्य शाखाएं हैं, अन्य जो शास्त्र हैं, उनका भी योगदान रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। हम बात करते हैं प्रमुख शास्त्र और उनका मैनेजमेंट में किस प्रकार से योगदान है। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित जो सिद्धांत है वो हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, प्रबंध के अंतर्गत निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के समुचित उपयोग से संबंधित जो भी सिद्धांत उपयोग में लिए जाते हैं वो सिद्धांत हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में बात करें राजनीति शास्त्र की, तो प्रबंध में संगठन, संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही आदि जो योगदान है वो राजनीति शास्त्र का है। तो प्रबंध के अंतर्गत संगठन की संरचना करनी हो, संगठन के सिद्धांत अपने को अपनाने हो, नौकरशाही का प्रयोग करना हो, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? राजनीति शास्त्र से मिली है। जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से हमें क्या मिला है? व्यक्ति के व्यवहार को समझने और उसे नियंत्रित करने संबंधी जो सिद्धांत मैनेजमेंट के संदर्भ में हमें जो प्राप्त हुए हैं वो जीव विज्ञान और मनोविज्ञान से प्राप्त हुए हैं। समाजशास्त्र की अगर बात करें तो व्यक्ति समूहों की अवधारणा एवं उनकी कार्यप्रणाली को समझने में योगदान दिया है। तो जो व्यक्ति समूहों की अवधारणा होती है और उनकी जो कार्यप्रणाली होती है उसको समझने में अगर योगदान दिया जाता है तो वो समाजशास्त्र का होता है। इसके बाद में बात करें मानव शास्त्र की, नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान होता है। तो नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक नैतिकता की अगर बात करते हैं तो उसमें मानव शास्त्र का नाम आता है, जिसका प्रबंध के क्षेत्र में योगदान होता है। इसके बाद में बात करें बच्चों
तो देखिए, प्रबंध कला या विज्ञान के रूप में। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक विवाद यह है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसे केवल विज्ञान मानते हैं तो कुछ इसे कला की श्रेणी में रखते हैं। इस विचारधारात्मक भिन्नता को दूर करने के लिए विज्ञान और कला के स्वरूप को जानना आवश्यक है। उसके बाद यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। तो चलिए इस बात को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध विज्ञान के रूप में। अब प्रबंध विज्ञान के रूप में तो है, लेकिन सबसे पहले ये तो पता चले कि विज्ञान का अर्थ होता क्या है। तो देखिए बच्चों, विज्ञान ज्ञान की किसी भी शाखा का क्रमबद्ध अध्ययन है जिसमें कारण एवं परिणाम का संबंध पाया जाता है। विज्ञान के सिद्धांत प्रयोगों पर आधारित होते हैं तथा सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं बच्चों, वो प्रयोगों पर आधारित होते हैं और सार्वभौमिक रूप से यानी सभी जगह पर समान रूप से लागू होते हैं। विज्ञान की मूलभूत 3 विशेषताएं होती है। क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत हैं और व्यापक वैधता है। यानी कि इनका क्रमबद्ध ज्ञान समूह होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। परीक्षण पर आधारित इसके सिद्धांत होते हैं, व्यापक वैधता होती है, यानी कि इसके जो भी सिद्धांत होते हैं वो लीगली होते हैं। इसके बाद में बात करें, विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम शुद्ध विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि को शामिल किया जाता है। और द्वितीय होता है व्यवहारिक विज्ञान, जिसमें हम चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र आदि को शामिल कर सकते हैं। तो विज्ञान भी 2 प्रकार के हो गए। अब बात करते हैं प्रबंध विज्ञान की प्रकृति के रूप में। जो प्रबंध होता है व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि प्रबंध विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके सिद्धांत वातावरण की परिस्थितियों एवं स्वयं प्रबंधकों के विचारों से प्रभावित करते हैं। व्यवहारिक विज्ञान ही यह बताता है कि प्रबंध ने वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। व्यवहारिक विज्ञान की सहायता से हमें यह पता चलता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से प्रबंध के परंपरागत सिद्धांतों को आधुनिकतम स्तर पर लाया जा सकता है। यानी जो वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से अगर अपन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो जो प्रबंध के परंपरागत सिद्धांत होते हैं उनको आधुनिक यानी कि नए स्तर तक ले जाया जा सकता है और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा सकता है। अतः प्रबंध को एक व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है, क्योंकि यह विज्ञान के रूप में मुख्य रूप से 3 विशेषताओं को धारण करता है। जो मैनेजमेंट होता है वो विज्ञान के रूप में 3 विशेषताओं को धारण करता है। पहली विशेषता है कि प्रबंध भी ज्ञान समूह है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह है और इसके भी अपने सिद्धांत और नियम हैं। दूसरी बात है, परीक्षण और अवलोकन पर आधारित सिद्धांतों का विकास किया जाता है। मैनेजमेंट के जो सिद्धांत होते हैं बच्चों, वो भी परीक्षण और अवलोकन के आधार पर क्या होता है, उनका विकास होता है। इसके बाद में है, विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध नहीं होते, यानी जो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनके समान विशुद्ध तो नहीं होते हैं, यानी कि एकदम से बेलोच नहीं होते हैं। मैनेजमेंट के सिद्धांत, उनमें परिस्थितियों के अनुसार क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये थी बात प्रबंध विज्ञान की प्रकृति। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रबंध कला के रूप में, तो देखिए प्रबंध कला के रूप में कैसे हो सकता है। सबसे पहले कला का अर्थ पढ़े। ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, चातुर्य और सिद्धांतों आदि के व्यवहारिक उपयोग से इच्छित परिणामों को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता एवं रचनात्मकता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कला की कुछ आधारभूत विशेषताएं भी होती है, जैसे सैद्धांतिक ज्ञान का होना, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग करना, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित है। तो देखिए बच्चों, कला की कुछ आधारभूत जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर हम प्रबंध को कला के रूप में साबित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बात आ गई। कला का सिंपल सा अर्थ हो गया ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, चातुर्य और सिद्धांतों आदि के व्यवहारिक उपयोग से इच्छित परिणामों को प्राप्त करना कला कहलाता है। ठीक है, कला के अंदर मौलिकता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है और इसकी आधारभूत विशेषताएं होती है। अब बात करें प्रबंध कला की प्रकृति के रूप में कैसे है, तो प्रबंध में कला की विशेषताएं पाई जाती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, आर्ट की यानी कला की, जो मैनेजमेंट में पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है।
यानी जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सन टू पर्सन, व्यक्तिगत, यानी एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, उसकी जो व्यक्तिगत गुण होते हैं उन गुणों के आधार पर मैनेजमेंट हो सकता है। एक व्यक्ति का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है, दूसरे व्यक्ति का मैनेजमेंट अलग तरीके से होता है। तो अलग अलग व्यक्तियों का जो मैनेजमेंट करने का तरीका होता है वो उनके व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर करता है। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। जैसे और जो दूसरी कलाएं होती है, जैसे संगीत कला है, नृत्य कला है, चित्रकला है, इनमें अभ्यास करते हैं तो उनमें दक्षता प्राप्त की जा सकती है, यानी इनमें एफिशिएंसी आ जाती है। तो उसी प्रकार अगर मैनेजमेंट का भी हम धीरे धीरे अभ्यास करें तो इसके अंदर क्या प्राप्त की जा सकती है? दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी सृजनात्मकता प्राप्त की जा सकती है, जिसका उपयोग समस्याओं के समाधान में हो सकता है। तो अन्य कलाएं जो होती है उनकी तरह प्रबंध में भी, मैनेजमेंट में भी इनोवेटिव तरीके यूज किए जा सकते हैं, सृजनात्मकता लाई जा सकती है, जिससे इसका उपयोग समस्याओं के समाधान में हो सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, इन सभी कारणों से प्रबंध को एक कला कहा जाता है। प्रबंध में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधक प्रबंधकीय ज्ञान, अध्ययन, अनुभव व चातुर्य का उपयोग करता है। इसमें व्यवहारिक अनुभव का अधिक महत्व होता है, यानी कि प्रबंध में जो होता है पहले से निर्धारित उद्देश्यों या लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है तो एक प्रबंधक क्या करता है? एक तो प्रबंधकीय ज्ञान का उपयोग करता है, अपने अध्ययन, अनुभव और चातुर्य का उपयोग करता है। इसमें सबसे ज़्यादा व्यवहारिक अनुभव का महत्व होता है। प्रबंधक अपने ज्ञान, अनुभव और अभ्यास के आधार पर व्यवसाय की गहनतम समस्याओं को क्या कर सकता है बच्चों? हल कर लेता है, उन समस्याओं का हल कर लेता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संगम भी होता है। जी हाँ बच्चों, प्रबंध को हमने विज्ञान के रूप में पढ़ा, प्रबंध को हमने कला के रूप में पढ़ा। अब अगर अपन बात करें दोनों का भी संगम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पर प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संगम है। यह क्रमबद्ध ज्ञान से संबंधित व्यवहारिक विज्ञान है, जिसका प्रबंधक अपने कार्यों में अपनी चातुर्यता से उपयोग करता है। विज्ञान के बिना कला की सफलता संभव नहीं है, जबकि कला के बिना विज्ञान का कोई महत्व नहीं होता है। विज्ञान के बिना कला की सफलता नहीं है और कला के बिना विज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कला ही वह साधन है जिससे विज्ञान का प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग संभव होता है। विज्ञान का अगर व्यवहारिक उपयोग ही नहीं होगा तो उसका कोई उपयोग ही नहीं हो सकता है। ऐसे कंडीशन में कला की सहायता से ही विज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग किया जा सकता है। अतः कला और विज्ञान के मिश्रण से प्रबंध की समस्याओं का तुलनात्मक रूप से प्रभावपूर्ण तरीके से अध्ययन समाधान किया जा सकता है। प्रबंध की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान तुलनात्मक रूप से प्रभावपूर्ण तरीके से किया जा सकता है, जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, प्रबंध विज्ञान के रूप में और प्रबंध कला के रूप में। अगर प्रबंध विज्ञान के रूप में होता है तो ज्ञान के आधार पर दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, और कला के रूप में अगर है तो अभ्यास के आधार पर दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान के अगर रूप में होता है प्रबंध तो सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, और अगर प्रबंध को कला के रूप में उपयोग करें तो वहाँ पर सिद्धांतों का क्या होता है? उपयोग होता है। यानी जो सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं उनका व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से उपयोग करना है, ये बात कला पक्ष में आती है। इसके बाद में बात करें समस्याओं को परिभाषित करना, यानी विज्ञान की सहायता से मैनेजमेंट की समस्याओं को परिभाषित किया जा सकता है, और उन समस्याओं की अगर व्याख्या करनी हो तो प्रबंध के किस रूप में यूज करेंगे? प्रबंध को हम कला के रूप में यूज करेंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर निर्णय निकाले जा सकते हैं। प्रबंध अगर विज्ञान के रूप में होता है तो वैज्ञानिक मॉडल के आधार पर क्या किए जा सकते हैं बच्चों? निर्णय निकाले जा सकते हैं। प्रबंध को अगर कला के रूप में उपयोग करें तो अंतर्ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। अब अंतर्ज्ञान क्या होता है? आत्मशक्ति जो होती है किसी भी व्यक्ति की, उस आत्मशक्ति या अंतर्मन का जो ज्ञान होता है उसके आधार पर या अनुभव के आधार पर, विवेक शक्ति के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। तो ये था बच्चों प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का संगम। हम पढ़ रहे हैं प्रबंध की प्रकृति। इस प्रकार प्रबंध की ज्ञान विज्ञान के रूप में और उसका चातुर्य उसकी कला है। अतः प्रत्येक कार्य में कला और विज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है। अब हम बात करते हैं प्रबंध एक पेशे के रूप में। प्रबंध को एक प्रोफेशन कैसे माना जाता है? सबसे पहले बात करते हैं पेशे का अर्थ क्या होता है। देखो, पेशा आजीविका का वह साधन होता है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, और पेशे को अपनाने वाला व्यक्ति एक निश्चित आचार संहिता का पालन करते हुए सेवा भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य करते हैं।
अब देखो वो कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं, देखो अपन ने इंडस्ट्रीज़ में देखे हुए हैं। एक तो अपने पास डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, एक तो अपने पास डॉक्टर्स होते हैं, एक अपने पास सीए होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं। ये सब प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, एक निश्चित आचार संहिता का पालन करते हैं और सेवा भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य करते हैं। प्रसिद्ध प्रबंध विशेषज्ञ मैकफार्लैंड के अनुसार पेशे के निम्न 5 विशेषताएं प्रमुख हैं। पेशे में 5 विशेषताएं होती है बच्चों। ज्ञान की विद्यमानता, यानी हर प्रोफेशन में ज्ञान की विद्यमानता होती है। औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं वो। प्रतिनिधि उनकी एक संस्था भी होती है, जैसे सीए को अगर हम प्रोफेशन के रूप में देखते हैं तो वहाँ पर ज्ञान की विद्यमानता भी होती है। औपचारिक रूप में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, यानी कि सीए का एक कोर्स किया जाता है। अपन डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर की भी एक पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, ज्ञान उसका होता है, उसकी भी एक प्रतिनिधि संस्था होती है। जैसे सीए जितने भी होते हैं उन सब के ऊपर एक संस्था होती है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एक प्रतिनिधि संस्था होती है। उसी प्रकार डॉक्टर्स के ऊपर भी एम्स होता है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ठीक है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रतिनिधि संस्था होती है, नैतिक आचार संहिता होती है, ठीक है, इनके लिए भी एक आचार संहिता होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और सेवा की प्रकृति होती है। तो यानी कि पेशे के अंदर जिस व्यक्ति में, जो प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसके अंदर अगर ये 5 बातें आती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक पेशेवर व्यक्ति है और पेशा आजीविका का साधन उपयोग कर रहा है। अब हम बात करें प्रबंध पेशा कैसे हो सकता है, प्रबंध को पेशे की प्रकृति के रूप में कैसे मान सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पेशे की कुछ आधारभूत विशेषताओं के आधार पर प्रबंध को भी पेशा माना जा सकता है। अब इस संबंध में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। देखो, प्रबंध ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में विकसित हो चुका है, ये अपने को अच्छे से पता है। ज्ञान की एक जो विशिष्ट शाखा है उसके रूप में विकसित हो चुका है और इस ज्ञान के आधार पर विस्तार में बहुत सी संस्थाएं संलग्न हैं। यानी इस ज्ञान का विस्तार करने के लिए, मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने के लिए, मैनेजमेंट की स्टडी कराने के लिए बहुत सारी संस्थाएं संलग्न हैं। अतः प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, इसका अध्ययन किया जा रहा है। अब अपन बात करें बच्चों, ज्ञान की प्राप्ति के लिए औपचारिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत उपाधि देने की व्यवस्था भी है। लेकिन एक प्रबंधक बनने के लिए केवल मात्र उपाधि प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। अतः इस आधार पर प्रबंध को पेशा नहीं माना जा सकता। अगर केवल डिग्री की बात करें, केवल कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट में डिग्री प्राप्त करते हैं, जैसे मान लो बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA की डिग्री होती है, MBA की डिग्री होती है, PGDBA में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है। केवल डिग्री प्राप्त करने से कोई प्रबंधक थोड़ी बन जाता है। अतः इस आधार पर प्रबंध को हम क्या नहीं कह सकते, पेशा नहीं कह सकते। अन्य प्राचीन एवं स्थापित पेशों जैसे चिकित्सा और कानून के समान प्रबंध में प्रतिनिधि संस्थान होते हैं। जैसे भारत में AIMS है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, उन सब के ऊपर AICTE का जो है नियम लागू होते हैं। तो जितने भी कंपनी सचिव हैं उनके ऊपर ICSI लागू होती है, जितने भी CA हैं उनके ऊपर जो है ICAI के नियम लागू होते हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, जज हैं, वकील हैं, उनके ऊपर बार काउंसिल के नियम लागू होते हैं, और जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उन सब के ऊपर जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उन सब के ऊपर AIMS का क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं। किंतु प्रबंधकों के लिए इन संस्थाओं की सदस्यता की अनिवार्यता नहीं है। यानी अगर प्रबंधक पेशे के रूप में अपनाना है तो इनमें से किसी की सदस्यता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि चिकित्सा एवं कानून पेशे में है, अतः प्रबंधक को पेशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कुछ विद्वानों का मानना भी है। अन्य पेशे की भांति प्रबंध में आचार संहिता की व्यवस्था है, किंतु बहुत से प्रबंधक इस आचार संहिता से परिचित नहीं है। इस दृष्टि से भी प्रबंध स्थापित पेशे की समकक्ष नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अब मेन मुद्दे की बात, फाइनल की बात, उपरोक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है तथा कुछ विशेषताओं का इसमें अभी पूरा विकास नहीं हुआ। इस प्रकार भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकास हो रहा है। जैसे जैसे विकास की गति में तेजी आएगी वैसे वैसे जो है प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकृति मिलती जाएगी। तो ये था बच्चों प्रबंध पेशे के रूप में। अब बात करें हम अगले पॉइंट पे, प्रबंध की सार्वभौमिकता।
प्रबंध की सार्वभौमिकता निर्विवाद है, यानी कि प्रबंध सार्वभौमिक रूप से सभी स्थानों पर उपयोग में लिया जाता है। इसके सिद्धांत सभी देशों एवं कार्यों में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी कार्यों में प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य होते हैं तथा सभी प्रबंधकों में प्रबंधकीय गुण भी आवश्यक होते हैं। परंतु प्रबंध के सभी सिद्धांतों का उपयोग समय, परिस्थितियों, देश के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होता रहता है और इसी प्रकार प्रबंधकों के कार्य और उनकी योग्यताएं भी संगठन के आकार तथा संगठन को प्रभावित करने वाले तत्वों से क्या होती रहती है, प्रभावित होती रहती है। अतः प्रबंधकों को अपने व्यवहार एवं तकनीकों में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करते हुए सिद्धांतों का यथावत पालन करते रहना चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत किसी देश एवं देश की संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सभी देशों एवं संस्कृतियों में अपनाए जा सकते हैं। तो यह है बात प्रबंध की सार्वभौमिकता की, यानी प्रबंध के जो सभी कार्यों में प्रबंधकीय कार्य अनिवार्य होते हैं, सभी प्रबंधकों में प्रबंधकीय गुण भी आवश्यक होते हैं और प्रबंध के सभी सिद्धांतों का उपयोग समय, परिस्थितियों, देश, सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता रहता है, इसलिए इसका सब जगह पर उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करें प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क या मान्यताएं, यानी कि जो बातें, जो तर्क प्रबंध को सार्वभौमिक मानते हैं, उन संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए बच्चों, सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। सभी संगठनों में प्रबंधकीय कार्य होते हैं, इसलिए हम प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क दे सकते हैं। सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं, ये बात भी सही है, इसलिए प्रबंध की सार्वभौमिकता सिद्ध होती है। सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान सिद्धांतों का उपयोग होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। समान योग्यताओं का उपयोग होता है। प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण है या प्रबंधकों का हस्तांतरण किया जा सकता है, ये सार्वभौमिकता के पक्ष में तर्क हैं। प्रबंधकीय सिद्धांतों का शिक्षण, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सभी देशों में समान प्रबंधकीय कार्य एवं सिद्धांत लागू होते हैं। ये थी बच्चों पॉइंट्स हमारे प्रबंध की सार्वभौमिकता के पक्ष में, यानी ये सारे पॉइंट्स को अगर अपन अध्ययन करते हैं तो इनसे हमें पता चलता है कि जो प्रबंध है उसकी सार्वभौमिकता सर्वत्र व्याप्त है। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क देते हैं, यानी जो इसको सार्वभौमिकता नहीं मानते हैं। तो देखो, सबसे पहले उद्देश्यों की भिन्नता। प्रबंध में उद्देश्यों की भिन्नता होती है, हर संस्थान के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की भिन्नता, यानी जो संगठन होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होते हैं, ठीक है। कोई सार्वजनिक क्षेत्र में होता है, कोई निजी क्षेत्र में होता है, कोई सहकारी क्षेत्र में होता है, तो उन सब की क्या होती है, भिन्नताएं अलग अलग होती है। तो सब जगह पर मैनेजमेंट के एक जैसी बातें लागू नहीं हो सकती हैं। संगठनों का आकार भिन्न होता है, ठीक है। कोई छोटे लेवल का होता है, कोई वृहत लेवल का होता है, कोई मध्यम स्तर का होता है। तकनीक और उनके कार्यों में भी भिन्नता होती है, यानी कि हर व्यवसाय की जो तकनीक होती है वो अलग अलग होती है, उनके कार्य भिन्न होते हैं। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि प्रबंध सार्वभौमिक होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में भिन्नताएं होती है, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके विकास में भी क्या पाई जाती है, भिन्नताएं पाई जाती है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे प्रबंध की सार्वभौमिकता के विपक्ष में तर्क। और एक पॉइंट और है हमारे पास, सांस्कृतिक भिन्नताएं, यानी कि जो व्यवसाय होते हैं, संगठन होते हैं, उन सब की सांस्कृतिक भिन्नताएं भी होती है, उनकी सीमाएं भी होती है, जिस आधार पर प्रबंध की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं होती है। अब इसके बाद में बात करें बच्चों, तो हमारे पास अगला टॉपिक आएगा प्रबंध का क्षेत्र, जिसके बारे में अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तो ये था बच्चों हमारा मैनेजमेंट की क्लास का आज का वीडियो, जिसमें हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई बात अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको जो है सबसे ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। और आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, इस चैनल पे आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों का ही बराबर मटेरियल मिलने वाला है। और आपकी 12th की जो पढ़ाई है, स्पेशली मेरा जो फोकस है वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर है। तो 12th बोर्ड का मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके लिए इसके अंदर डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, मोटिवेट करो, तभी हम आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काफ़ी आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।